वंदे मातरम डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 EVS चैप्टर नंबर 10 स्टोरी ऑफ वॉल्स यानी कि दीवालों की कहानी। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अपर फोर्ट विच इज लोकेटेड इन जूनागढ़ सिटी। सो लेट्स बिगिन। रीच अपर कोट यानी कि अपर कोट पहुँचे। फाइनली टुडे वी वेंट आउट विद दीदी टू सी अपर कोट नियर जूनागढ़ सिटी। अंत में फाइनली हम दीदी के साथ अपर कोट जो किला है ना वो देखने के लिए जूनागढ़ शहर के नज़दीक जाते हैं। दीदी स्टडीड हिस्ट्री, दीदी जो है ना वो हिस्ट्री पढ़ती है। एंड वी एंजॉइंग विजिटिंग वेरियस पैलेसेस विथ हर, और हम उनके साथ अलग अलग जो महल होते हैं ना वो देखने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। जिल सेज वाव ऑसम हाउ यूज दिस फोर्ट इज। जिल कहती है वाह अद्भुत, कितना विशाल ये किला है। यशपाल सेज एंड लुक एट व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट, और देखो ये कितने हाइट के ऊपर बनाया गया हुआ है। जिग्ना सेज ओ लुक एट दिस डोर, अरे इस दरवाजे के देखो। हैव यू एवर सीन सच अ लॉन्ग विड डोर, क्या आपने ऐसा लंबा और चौड़ा ऐसा दरवाजा आपने कभी देखा है। जिल सेज इट टुक वेरी हैवी, it look very heavy. I wonder how many people would be need to open and close this gate. ये बहुत ही हैवी लगता, बहुत ही वजनदार लगता है ना, ये बहुत हैवी हो गया ऐसा लग रहा है। तो उसको ओपन करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, वो सोचती है। जिग्ना सेज व्हाट डू दिस शार्प आयरन spokes on the door look like, why would they have been put up। जो जिग्ना होती है ना वो कहती है दरवाजे को देखकर जो अणीदार भाले के स्वरूप में वहाँ पर जो लोखंड हो ना वो लगाया गया हुआ होता है ना, उसको क्यों वहाँ पर लगाया गया होगा। झील सेज लुक एट दिस थिक वाइड वॉल, और झील कहती है अरे ये कितनी चौड़ी और मोटी सी ये दीवार देखो। यशपाल सेज आई हैव नेवर सीन सच अ थिक वॉल, मैंने ऐसी चौड़ी और मोटी दीवार कभी नहीं देखी मैंने। जिग्ना सेज एट सम पैलेसेस दिस वॉल प्रोट्रूड्स इन सर्कुलर शेप टूवर्ड्स द फोर्ट, आई वंडर व्हाई इज दैट। उसके बाद जिग्ना जो है ना कहती है कुछ कुछ जगहों पे आगे की तरफ जो गोल आकार के होते हैं ना, गोल आकार के बाहर निकले हुए कुछ प्रोट्रूडिस जैसे है, यानी कि दीवार के ऊपर बहुत ही चौड़े और राउंड शेप के, वो देख के वो आश्चर्यचकित होती है, वो निकले हुए हैं बाहर, वो क्यों बनाए गए हुए होते हैं, वो आश्चर्य में हो जाती है और कहती है वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बनाया गया होगा। दीदी कहती है इट इज़ कॉल्ड बस्टिनोस, इट मीन गर्ड। सी देखो दे आर इवन हायर देन द वॉल, वो दीवार से भी बहुत ऊंचे हैं। देर आर मैनी बस्टिनोस इन द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट, अगर हम बाहर के दीवारों की तरफ भी देखें ना तो ये बस्टिनोस, ये गर्ड जो है ना वो बहुत ही वहाँ पर हमें दिख रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। थिक वॉल्स जैसे कि बहुत ही मोटी दीवार, ह्यूज गेट बहुत से बड़ा दरवाजा, सो मैनी बस्टिनोज यानी कि बहुत बड़े गढ़ यानी कि बस्टिनोज है। हाउ स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट, तो आप सोच सकते हो कि किले की सुरक्षा के लिए कितनी मजबूताई उन्होंने उस समय पर, मजबूताई से प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये सारे मेजर जो है ना वो किए होंगे। नाउ थिंक, अब आपको सोचना है, व्हाट यू टू थिंक वाई वर बस्टिनोज मेड इन द फोर्ट वॉल। जो बस्टिनोज होते हैं यानी कि जो गढ़ होते हैं ना, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड बस्टिनोज यानी कि गढ़, वो क्यों बनवाए जाते हैं।
Then second question, why were big holes made in the फोर्ट? ये जो हॉल्स होते हैं ना वो वॉल के फोर्ट के वहाँ क्यों बनाए जाते हैं? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग फ्रॉम स्ट्रेट फ्लैट वॉल एंड बस्टिनोज एट अ हाइट? क्या डिफरेंस होता है एक स्ट्रेट वॉल से देखने के लिए और जो गर्ड होता है बस्टिनोज होता है वहीं से देखते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ पर सोचना है. देन हाउ वुड बी सोल्जर्स फाइंडिंग पीपिंग फ्रॉम द हॉल इन द बस्टिनोज यूजफुल वाइल अटैकिंग? जो पीपिंग यानी कि जो वहाँ से छुप कर वहाँ से बस्टिनोज में से छुप कर उसको अटैक करने में वो बस्टिनोज कैसे यूजफुल होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर सोचना है. So one by one we can see the question answer and discuss the question answer. So your first question answer is why were the bastions made in the fort wall? क्यों बनाए जाते हैं bastions fort wall के अंदर? It is possible to protect the fort only when soldiers could see up to a great distance. वो फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बनाए जाते होंगे ताकि जो वहाँ पर जो सोल्जर्स रहते हैं ना वो कुछ दूरी तक कुछ डिस्टेंस तक अच्छे तरीके से देख पाए. बस्टिनोज आर यूजफुल फॉर दिस पर्पज. जो बस्टिनोज होते हैं ना जो गढ़ होते हैं ना उसी पर्पज के लिए यूज़ किए जाते होंगे यूज़ करते होंगे. सो देयर यूज टू बी बस्टिनोज मेड इन एवरी फोर्ट वॉल. इसी की वजह से किले के हर एक दीवार के ऊपर बस्टिनोज यानी कि गढ़ बनाए गए हैं. सेकेंड क्वेश्चन आंसर वाई वर बिग होल्स मेड इन द फोर्ट? जो बड़े बड़े जो हॉल बनाए गए हैं ना फोर्ट के अंदर वो क्यों बनाए गए होंगे? सोल्जर्स गार्डिंग द फोर्ट कुड सी थिंग्स एट अ डिस्टेंस थ्रू द बिग होल्स मेड इन बस्टिनोज. जो बस्टिनोज यानी कि गढ़ के अंदर जो बनाए गए हैं ना बड़े बड़े हॉल वहाँ से वे लोग दूर तक देख पाए अच्छे से. इसीलिए बस गढ़ के अंदर के और फोर्ट के वहाँ जो हॉल्स है ना वो बनाए गए होंगे बड़े बड़े. दिस वुड अलर्ट देम अबाउट एनी अटैक व्हेन इवन बिफोर इट एक्चुअली हैपन. क्योंकि उसी से अगर वो देख पाए ना तो जब अटैक होने वाला हो उसके ऊपर आक्रमण होने वाला हो तो वहीं से वे लोग जान पाए कि किस तरफ से किस तरफ से जो अटैक है ना वो होने वाला है ताकि वो सावचेत हो जाए. देयर बाय गिविंग देम टाइम टू प्रिपेयर देयर डिफेंस. तो उसी से उसको पता चल जाए कि इस तरफ से अटैक होने वाला है तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहे. Third question answer is what is the difference between looking for the straight flat wall and bastionos at a height? So what the difference between straight wall and the bastionos at height is on looking over a straight flat wall ones can have a limited range of vision. हम देखते हैं straight wall से कुछ limited एरिया तक ही देख पाते हैं लिमिटेड रीजन तक ही देख पाते हैं. That which is directly in front whereas on looking out from a high up bastionos यानी कि घर के ऊपर से अगर हम देखें तो the things at a great distance in all direction can be seen. This is the main difference. bastionos में से चारों तरफ देखा जाता है तो वही डिफरेंस होता है स्ट्रेट फ्लैट वॉल से देखने में और bastionos एट हाइट से देखने के लिए वही डिफरेंस होता है. Then last question answer is how would the soldier find peeping from the holes in the bastionos useful while attacking? यानी कि जो वहाँ पर जो सोल्जर वहाँ से देखते हैं वहीं पर छुपे हुए रहते हैं वहीं से बस्टिनोज कैसे यूजफुल होता है अटैक करने के लिए. सो वाइल अटैकिंग फ्रॉम द होल्स इन द बस्टिनोज सोल्जर्स प्रोटेक्टिंग द फोर्ट वुड देमसेल्फ बी सिक्योर बिहाइंड द स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ द फोर्ट. उन लोगों को वहाँ से वो प्रोटेक्ट तो करते ही करते हैं वॉल फोर्ट को पर वो अपने आप को वहीं पे छोटी सी जगह होती है तो अपने आप को हार्म भी नहीं पहुंचता है ना. तो वे लोग स्ट्रॉन्ग वॉल के पीछे रहते हैं फोर्ट के ताकि वो बच पाए. मोर एवर सोल्जर्स हिडन इन द बस्टिनोज कुड easily see the enemy soldiers and take proper aim. However, enemy soldiers
could do things to protect themselves as they were not able to see the attacking soldiers inside the fort, and thus these soldiers is fort would be protected। बस्टिनो से देख के क्या किया जाता है, जो सोल्जर्स होते हैं ना वो हाइडली यानी कि छुपी तरीके से उनके ऊपर वार कर सकते हैं और एनिमी को पता भी नहीं चलता कि किस तरफ से कहाँ से उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो इजीली वो लोग वहाँ पर छुप भी सकते, अपने आप को बचा भी सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग अपने आप को, फोर्ट को, सभी को वो प्रोटेक्ट करते रहते, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सो मच इनसाइड द फोर्ट यानी कि किले के अंदर बहुत सारा। सो लेट्स सी, जिल सेज वॉज दिस फोर्ट बिल्ट बाय द किंग फॉर हिज ओन रेसिडेंसी, हाउ ओल्ड दिस। जिल कहती है कि क्या ये किला जो है ना राजा ने अपने के लिए, अपने खुद के लिए रहने के लिए बनाया होगा, और ये जो है ना वो कितना पुराना है। जिग्ना सेज यस, आई हर्ड दैट दिस फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिग्ना कहती है कि हाँ, ये जो किला है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया हुआ था। दीदी सेज दिस इज़ वेरी ओल्ड फोर्ट, ये जो फोर्ट है ना बहुत ही पुराना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट वॉज कम्प्लीटेड इन BC 319 यानी कि BC मीन्स बिफोर जीसस क्रिस्ट, यानी कि बिफोर क्रिस्ट माना जाता है। जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले बाद का समय माना जाता है BC मीन्स। तो 319 में उसको कंप्लीटेड किया गया हुआ था, उसको बनाया गया था, बट रिमेन्ड डेजर्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर उसको ये जो बनाया गया था ना ईस्वी सन पूर्व 319 में उसका हुआ था कंस्ट्रक्शन, पर लंबे समय तक ये अलिप्त रहा था। लेटर ऑन इन 976 AD यानी कि एनो डोमिनी उसको बोला जाता है, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट, एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी सन। BC मीन ईस्वी सन पूर्व एंड AD मीन्स ईस्वी सन। सो लेटर ऑन इन 976 AD इट वॉज रेनोवेटेड यानी कि उसको फिर से उसका जीर्णोद्धार, उसके फिर से उसका बांधकाम जो है ना वो शुरू करवाया था, यानी कि शुरू हुआ था, उसको जीर्णोद्धार करवाया गया था। मैनी रूलर्स रूल्ड हियर एंड मेड चेंजेस इन द फोर्ट एज दे डिजायर्ड विस्ट, यानी कि बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर शासक किया, उनके शासनकाल के वक्त बहुत सारे इस किले के अंदर चेंजेस होते रहे। जिल सेज ओ सी देयर इज अ मैप ऑफ द फोर्ट ऑन दिस बोर्ड। तो जिल कहते हैं अरे देखो वहाँ पर जो बोर्ड लगा है ना वहाँ पर किले का मैप है, पूरे फोर्ट का मैप है। यशपाल सेज दिस मैप शोज ट्रीज, टेपवेल्स, वेल्स एक्सेट्रा। ये जो मैप है ना वो ट्रीज दिखा रहा है, स्टेपवेल यानी कि वाव दिखा रहा है, वेल यानी कि कुएं दिखा रहा है, एंड लुक देयर आर सम पैलेसेस टू, और वहाँ पर बहुत सारे किले भी है। Jill says this means that not only the king but many others would live in the fort। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ राजा ही नहीं रहता होगा पर बहुत सारे लोग भी यहाँ पर रहते होंगे। जिग्ना सेज इट माइट हैव बीन अ होल टाउन, मे बी ये पूरा नगर होगा, पूरा नगर बसा हुआ होगा यहाँ पर। आफ्टर देन मैग्निफिसेंट पैलेस यानी कि भव्य महल। सो लेट्स सी, यशपाल सेज वाओ दिस बिल्डिंग इज रियली वर्थ सीइंग, यानी कि वो कहता है कि यशपाल कहता है कि वाह ये जो इमारत है ना वो बहुत ही कैसी है, देखने लायक है, वर्थ सीइंग यानी कि देखने लायक है ये वाली बिल्डिंग। जिल सेज इवन इन दोज डे अभी के समय में भी द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स वाज नॉट एस्टोनाइजिंग, यानी कि इन दिनों में भी ये जो महल है ना उनकी इमारतों की जो बनावट है ना वो कितनी
एस्टोनोइजिंग एस्टोनोइजिंग यानी कि अद्भुत मानी जाती है, अभी भी अद्भुत दिख रही है। जिग्ना says, today these buildings are being destroyed, but it can be imagined that earlier there will be maybe big halls and large living rooms. अभी के समय जिग्ना जो कहती है ना, इस इमारतों को विनाश कर दिया गया हुआ है, परंतु अगर आप अनुमान लगाए तो पहले यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े दीवान खंड होंगे और बहुत ही बड़े बड़े खंड होंगे ना, रूम्स होंगे, वो आप सोच सकते हो। Yaspal says, "Oh, see how minutely curving work has been done on the wall." यशपाल कहता है, अरे ये देखो, ये दीवार जो है ना, ये जो वॉल है ना, उसको देखो, कर्विंगली, मिनटली यानी कि बहुत ही झीणवट पूर्वक जो उसके अंदर जो इनगव किया गया होता है ना, कर्विंग की गई होती है ना स्टोन के ऊपर, वो करी हुई वो देखता है। वाह, व्हाट एन इंजीनियरिंग, अरे वाह क्या इंजीनियरिंग है। टुडे वी हैव मैनी इक्विपमेंट्स, आज हमारे पास बहुत ही सारे साधन हैं, विथ विच वी कैन इजीली मेक द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग एंड बिल्ड गुड एज वेल एज फास्ट कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इट। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, उसके बदौलत से हम अपने जो मकान होती है, जो बिल्ड करते हैं अपने घरों, जो अपने हिसाब से उसकी रूपरेखा जो होते हैं ना, अपने हिसाब से, अपने नक्शे के हिसाब से उसके सरलतापूर्वक उसको हम बना सकते हैं। However, sometimes defect like a crack in the wall, तो हम जब देखते हैं ना तो हम अभी के समय में बहुत सारे इक्विपमेंट होने के बाद भी जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्रैक रह जाती है, कहीं ना कहीं वाटर ड्रिपिंग होता है, पानी गिरता है ना। आर फाउंडेड हाउ कुड सच अ बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ड विथ सच अ एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग इन दोज डे। तो उस समय पर ऐसे कुछ इक्विपमेंट नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने किस तरीके से समझदारी पूर्वक ये सारा जो काम है ना वो किया होगा। If we think about how the people would have lived thousands of years ago, so many questions will arise in our mind. For example, how could water be rise at such a height? Imagine and say. तो हम सोच सकते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पर लोग रहते होंगे, तो वो लोग हमारे मन में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं कि जैसे कि इतनी ऊंचाई के ऊपर पानी कैसे आना, है ना, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती होगी। तो इमेजिन करो और कहो, तो इफ़ वी इमेजिन एट द टाइम वाटर बी राइज एट सच अ हाइट, हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल। सो उस समय पर वहाँ पर स्टेप वेल वगैरह बनवाए जाते होंगे, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पर तालाब जैसे लेक जैसे बनवाते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग करके वहाँ पर पानी स्टोर किया जाता होगा, तो वो सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। नाउ थिंक एंड डिस्कस, या हमें सोचना है और डिस्कस करना है। व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड फॉर द एयर वेंटिलेशन इन द बिल्डिंग। तो एयर वेंटिलेशन के लिए उस समय पर क्या किया होगा, कैसे हवा उजास के लिए वहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई होगी, इसके बारे में हमें यहाँ पर सोचना है और डिस्कस करना है। So first question answer, what arrangement would have been made for air ventilation in the building? There must have been doors, windows, ventilators, balconies, etc. as arrangement made for air ventilation in the buildings. तो वहाँ पर बालकनीज, विंडोज, वेंटिलेटर्स का सारी चीज़ों का, डोर्स वगैरह का वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया हुआ था, उसी की वजह से वहाँ पर हवा उजास है ना अच्छे से आ रही होगी, है ना। दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू राइट। सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कर्विंग ऑन द वॉल, व्हाट टूल्स वुड हैव बीन यूज फॉर सच अ फाइन कर्विंग। तो यहाँ पर चित्र जो है ना दीवार के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया हुआ है, उसको
हमें केयरफुली देखना है। तो इसको कैसे बनाया गया होगा, किस औजार से उसको बनाया गया हुआ होगा, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। सो टूल्स लाइक अ हैमर्स, जो हैमर की वजह से चिलीज होती है ना, उसकी मदद से, एंड fields must have been used for the beautiful carvings on the wall shown in the pictures. So this instrument which is used for carving the design. Now third question, what would happen if there was no electricity at our home, our house for a week? What are the work that can be difficult to do without it? हमारे घर में सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एक पूरे वीक तक, तो हमें कौन कौन से डिफ़िकल्टीज होगी ना, वो उसका हमें फेस करना पड़ेगा। तो इफ़ देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एट आवर हाउस फॉर अ वीक, एक वीक के लिए हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, द होल हाउस विल बिकम ग्लूमी एंड डार्क, जो हमारा पूरा जो घर है ना वो डार्क हो जाएगा। वी वुड हैव टू मेक टू डू लैम्प एंड लैंटर्न्स, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिए जलाने पड़ेंगे, फानस होते हैं वो जलाने पड़ेंगे, है ना। we would not be able to operate appliances like appliances like fans, mixers, ovens, washing machines, heaters, water pumps, etc. Moreover, we would not be able to use the services of our cell phone, TVs, ACs, computers and the internet. ये सारी चीज़ें भी हम नहीं यूज़ कर पाएंगे ना। Yes or no? Thus, the without electricity, our businesses, livelihoods, small and big industries, factories, banks, electricity, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स एंड और एवरीडे वर्क वुड बी स्टॉप ऑल टुगेदर। तो हमारा जो रूटीन जो काम है ना वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू राइट। हियर यू कैन सी फोर्ट ऑफ अपर कोट। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपर कोट का जो फोर्ट है ना, किला जो है ना, उसका पूरा मैप यहाँ पर दिया गया हुआ है। This is the fort of Uppercote, which is you can see here. There is a north side, it is south side, it is west and it is east. And you can see here many things like main gate, theater, grand storage, this all things which is here located by the numbers that I can explain you one by one. फर्स्ट वन इज़ मेन गेट, मुख्य द्वार जो है ना वो फर्स्ट नंबर के ऊपर है। सेकेंड नंबर इज स्टेपवेल है, स्टेपवेल है, लश्करी वाव है ना, वो स्टेपवेल है, वो एक वाव है। उसके बाद अगर हम आप देखें तो नीलम माणिक तोप, नीलम माणिक तोप है, कैनॉन है, उसको क्या बोलते हैं, नीलम माणिक तोप को कैनॉन है ना, कैनॉन यानी कि तोप, वो आप 3 नंबर पर लोकेटेड की गई हुई है मैप के अंदर। 3 जो है ना जामा मॉस्को, जामा मॉस्को यानी कि जामा मस्जिद, और राणक देवी महल, और दूसरा जो है ना 4 नंबर के ऊपर वहीं पर ही राणक देवी का पैलेस महल आया हुआ है। 5th नंबर के ऊपर वहाँ पर बौद्ध गुफा है, बुद्धिस्ट केव है। 6 नंबर के उधर अडीकडी वाव स्टेपवेल है ना, अडीकडी वाव स्टेपवेल, वो वहाँ पर लोकेटेड हुई है। 5th टेम्पल ऑफ कोडियार माता जी, और कोडियार माता जी का टेम्पल है ना 7 नंबर पर, वो वहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद 8 नंबर पर थिएटर है, और नवघन कुओं जिसको वेल बोला जाता है, नवघन कुओं 9 नंबर के ऊपर लोकेटेड किया गया हुआ है। 10 ग्रेन स्टोरेज, अनाज का कठोर वहाँ पर 10 नंबर के ऊपर दिया गया हुआ है। उसके बाद 11 दरगाह यानी कि टॉम है वहाँ पर। फिर उसके बाद 12 नंबर के ऊपर धक्का बारी, इसको विंडो वो विंडो है, उसको धक्का बारी बोला जाता है। 13 नंबर के ऊपर कुंड यानी कि वाटर पूल है वहाँ पर, पानी का कुंड। और 14 नंबर के ऊपर है कड़ताड़ तोप, यानी कि वो भी कैनन ही एक तोपी है, कड़ताल तोप। ये सारी चीज़ें मैप के अंदर लोकेटेड की गई हुई है, जिसको नंबर के थ्रू आपने मैप के अंदर आपने पहले देखा। ना वेर इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व पश्चिम कहाँ पर है, वो दिशा किस तरफ है।
एट द प्लेस वेर यू आर, जहाँ पर आप हो, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, जिस दिशा में आप जहाँ पर हो उस दिशा में जहाँ जिस तरफ से सन उगता है ना, राइज करता है ना, वेयर डज इट सेट, और किस दिशा में वो सनसेट होता है, वेयर यू आर स्टैंडिंग, और आप कहाँ पर हो, फाइंड आउट व्हाट इज देयर टू योर ईस्ट, व्हाट इज देयर टू योर वेस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज देयर टू योर नॉर्थ एंड साउथ। वो सारी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सो लेट्स डू वन एक्टिविटीज विच इज गिवन हियर। So you can do by the activities, or whenever you find out east and west direction, you have to follow the suns, where is it and where it is set. So this question answer you have to find out your own way. Okay, now let's move on. Tell and write, ये आपको कहना और लिखना है। Look carefully at the map upper quote given on the previous page। जो प्रीवियस पर हमने मैप देखा वो हमें देखना है। On the map arrow shows all the 4 डायरेक्शन। एरो हमने देखे ना, वो सारे 4 डायरेक्शन के अंदर हमें दिए गए हुए थे। तो इफ़ यू एंटर द मेन एंट्रेंस, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज नीलम मानेक कैनन। तो नीलम मानेक कैनन कहाँ पर होगी? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और आपका जो डायरेक्शन है ना, वो भी आपको अच्छे से यहाँ से लर्न कर पाओगे। The first question answer is on the entering from the main entrance, the नीलम मानेक कैनन्स will be on my left। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, जो नीलम मानेक जो टॉप है ना, वो मैं कहाँ होगी? मेरे लेफ्ट में होगी। दिस इज नाउ सेकंड बी, इफ समवन इज नियर द बुद्धिस्ट केव, कोई बुद्धिस्ट केव के नज़दीक है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज हर विल बी वाटर टैंक। वो तो वाटर टैंक होगा, वो किस दिशा में होगा? If someone is near the Buddhist cave, the water tank will be on south from her or him or her। अगर वो बुद्धिस्ट केव के पास है तो वाटर टैंक वहाँ उस तरफ से दक्षिण के दिशा में होगा, यानी कि साउथ में। ना सी, इन विच डायरेक्शन वुड यू वॉक फ्रॉम द बुद्धिस्ट केव टू रीच जामा मस्जिद। आपके बुद्धिस्ट केव से जामा मस्जिद जाना हो तो कैसे पहुँचोगे? टू रीच द जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जाने के लिए फ्रॉम द बुद्धिस्ट केव आई विल वॉक टूवर्ड द साउथ, मैं दक्षिण की दिशा की तरफ जाऊंगी। तब मैं कहाँ पर पहुँच जाऊंगी? तब आप कहाँ पर पहुँचोगे? आप पहुँचोगे जामा मस्जिद। कहाँ से? बुद्धिस्ट केव से साउथ की तरफ जाओगे तब। नाउ डी, हाउ मेनी एंट्रेंस कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। आउटर जो बाहर की दीवार है ना, वहाँ पर कितने एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं? आई कैन सी 9। कितने दिखते हैं? 9 एंट्रेंस ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट? काउंट, कितने पैलेसेस है? तो देयर आर 3 पैलेसेस इन द फोर्ट। What are the arrangement done for the water inside for the fort? For example, wells, tank and step well। उसका arrangement कैसे किया गया होगा? तो for arrangement for the water there are the Naugan well, water springs and Adikadi वाव यानी कि step well and the लश्करी वाव। ये सारे चीज़ें जो है ना, वो पानी के अरेंजमेंट के लिए वहाँ पर बिल्ड आउट करवाए गए होंगे। नाउ ऑन द मैप के अंदर 1 सेमी इज इक्वल टू 45 मीटर्स डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल, 1 सेंटीमीटर 45 मीटर डिस्टेंस है मैप के अंदर। तो अब हमें कहना है कि ऑन द मैप के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन अडीखड़ी वाव एंड द धक्काबारी इज हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर हो गए? वो 12 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर होंगे? 12 सेंटीमीटर होंगे। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी 540 मीटर्स, यानी कि ग्राउंड के ऊपर उनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 540 मीटर। नाउ
हाउ फार इज द मेन एंट्रेंस एंड बुद्धिस्ट केव फ्रॉम ईच अदर। तो बुद्धिस्ट एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस है ना वो बुद्धिस्ट केव से उनका जो अंतर है ना वो कितना है। मुख्य दरवाज़ा जो है ना, मुख्य एंट्रेंस, वो बुद्ध गुफा एक दूसरे से कितने दूरी पर है। तो अगर हम देखें तो द मेन एंट्रेंस एंड बुद्धिस्ट केव आर 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ईच अदर। सो ऑन द मैप, ऑन द मैप 8 सेंटीमीटर है ना, तो ग्राउंड के ऊपर कितना होगा 360 मीटर अवे फ्रॉम द ईच अदर। So this all question answer you have to write down in your EVS notebook.